Am I audible? Yes, sir. Okay. So मुझे लगता है जितने पार्टिसिपेंट्स जितने बच्चे आने थे वो आ गए। आजकल क्लास की स्ट्रेंथ इतनी ही चल रही है। चलो, टर्मिनल कहाँ चला गया था बीच में? अभी वापस आया है 2-3 दिन से। कहाँ चले गए थे भाई बीच में? पता नहीं अभी भी है या नहीं। ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, है ना। तो आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ये अपना चैप्टर है। इसके साथ साथ आपको एक चैप्टर और मिलेगा जिसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अगर मैं जस्ट एक सेकंड दो मुझे, अगर मैं जेई के सिलेबस की बात करता हूँ तो आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूँ। एक एक सेकंड का समय दिया जाए। अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिज्म के सिलेबस को देखते हैं और पूरा, चलो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी अभी हमने फिनिश किया है, इसको भी देख लेते हैं ना। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंप्लीट सिलेबस, तो आपको पता चलेगा। ओके, तो ये पूरा सिलेबस है आपके सामने, है ना। आपको ये सिलेबस दिख रहा होगा, हमने इसमें क्या क्या कवर कर लिया है। मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स नहीं लिया, है ना। इलेक्ट्रोस्टैट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात अभी नहीं की है। तो मैंने देखे, जैसे देखो, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन इन सीरीज, पैरेलल, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। क्या इसमें कोई टॉपिक रह गया है? यही कंप्लीट है, सारे कंप्लीट है। ठीक है, ओके। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट, मोबिलिटी, रिलेशन, डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट के साथ ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओमिक, नॉन ओमिक। अच्छा ये बताया था, ओमिक नॉन ओमिक क्या होता है? जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो ओमिक, तो उनका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनका ग्राफ कुछ भी बन सकता है ना, वो होते हैं नॉन ओमिक, है ना। ये आप सेमीकंडक्टर में बहुत सही से पढ़ोगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, सीरीज, पैरेलल, टेम्परेचर डिपेंडेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल, किरचॉफ्स लॉ, एप्लीकेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। अब ये मीटर ब्रिज कराना रह गया है ना। मीटर ब्रिज अभी छोड़ दिया है, तो ये करा देंगे मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज वैसे कुछ है नहीं, एक एक्सपेरिमेंट है, मैंने इसलिए अभी नहीं कराया क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंट में करा दिया जाएगा। जब स्कूल खोलेगा तो एक्सपेरिमेंट होगा, वहां ये हो जाएगा कवर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। आज हमारा ये यूनिट स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि एक तो मैंने बोला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो ये पूरा जो पोर्शन है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पोर्शन है। ठीक है, और इसके बाद जो मैग्नेटिज्म है उसका पोर्शन ये है। दो यूनिट्स हैं ये, फर्स्ट पार्ट ये है इसका, सेकंड पार्ट ये है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको काफी पढ़ा पढ़ा सा लगेगा, फॉर्मूलेस चेंज होंगे, बाकी सब कुछ ऐसा लगेगा कि आपने पढ़ा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में से आप ये मान के चलो कि एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको फर्स्ट पार्ट में से मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट में से मैं गारंटी नहीं ले सकता, कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार पीवाईक्यू एनालिसिस भी दिखा देता हूँ। ठीक है, someone wants to join। ओके, तो मैं आपको एक बार पीवाईक्यू एनालिसिस भी दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि भाई क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, ठीक है, क्या क्या आने वाला है चैप्टर से रिलेटेड। तो मैं सब समझ में रहता है कि भाई इतना करना है मैं। तो अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस की बात करोगे तो कुछ मैं आपको पूरा ही दिखा देता हूँ। ये मैं इलेक्ट्रिक करंट का भी दिखा देता हूँ, है ना। एक तो ये है, आप अपनी स्क्रीन पर जब तक देखो, मैं और आगे जाके और लेके आता हूँ। हाँ भाई, तो ये पूरा पीवाईक्यू एनालिसिस अभी तक का है ना। तो अभी तक का है, तो जैसा आप इसमें देखोगे, क्या देखोगे कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई क्वेश्चन नहीं आया। कब से कब तक, 2019 से 2023 तक, है ना। लेकिन चार्ज तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक चार्ज नहीं पढ़ोगे तो आगे कहानी कैसे बनेगी। कूलम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, 11 क्वेश्चन आए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट है, 19 क्वेश्चन आए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से भी देखो 8 क्वेश्चन आए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वो एक ही बात है, पोटेंशियल बोलो पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, 3 क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 5। रिलेशन इन ई एंड वी, ई इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डी आर, 8 क्वेश्चन आए। सॉरी, 3 आए, और इलेक्ट्रिक डाइपोल से 8 आए। फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 क्वेश्चन। गॉस लॉ इंपॉर्टेंट अगेन, 13 क्वेश्चन। कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टी 0 क्वेश्चन, कोई नहीं आया, नॉट इंपॉर्टेंट। वेंडिग्राफ जनरेटर डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइप्स, 6 क्वेश्चन आए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाईली इंपॉर्टेंट, 4 क्वेश्चन आए। और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और ज्यादा इंपॉर्टेंट, 32 क्वेश्चन आए। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बाद इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सेल, 13 क्वेश्चन आए, इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ्स लॉ 3 क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे क्या है, किरचॉफ्स लॉ के बाद आगे क्या है। आगे आप देखोगे व्हीटस्टोन ब्रिज, 4 क्वेश्चन। मेजरिंग डिवाइसेस, ये वो है अमीटर वोल्ट मीटर, तो इससे 18 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टाइप्स इफेक्ट ऑफ करंट, 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटेंस, 2 क्वेश्चन। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1, चार्ज ऑन कैपेसिटर 1, कॉम्बिनेशन की इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन। और एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कितने क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन। फिर आप थोड़ा और आगे जाओगे, अब देखो अब आ गया मैग्नेटिक वाला चैप्टर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, नॉट सो इंपॉर्टेंट। फोर्स एक्टिंग ऑन एक्सटर्नल चार्ज, 4 क्वेश्चन। डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0। बाइट सर्वेट लो 10 क्वेश्चन, ये आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, 2 क्वेश्चन, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट करना तो है। सॉलिनॉइड 5 क्वेश्चन। एप्लीके एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ये गॉस लॉ की तरह है, 9 क्वेश्चन। चार्ज ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, 13 क्वेश्चन। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, 15 क्वेश्चन, हाईली इंपॉर्टेंट। एसी डायनामो, 3 क्वेश्चन, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्थ मैग्नेटिज्म कट चुका है, अर्थ मैग्नेटिज्म कटा हुआ है। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एंड हिस्टैरिसीस लूप्स कटा हुआ है। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है, हिस्टैरिसीस लूप कटा हुआ है, ठीक है, हिस्टैरिसीस कटा हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा किस तरीके से मैग्नेटिक में से भी एक क्वेश्चन पक्का है।
और मैग्नेटिक इफेक्ट की गारंटी नहीं है ना। ये मैग्नेटिक इफेक्ट काफी सारा पोर्शन इसमें से डिलीट हो गया है ना। सिर्फ ये मटेरियल्स बचे, टाइप्स ऑफ मटेरियल, उसमें से भी ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। नीट में आता है, नीट में पता है क्यों आता है? क्योंकि ये सीधा सीधा पूछ लेता है कि डाई पैरा फेरो, तभी तो 720 आ रहे हैं, है ना। तो सीधा सीधा पूछ लेता है, तो इसी वजह से इसमें आया हुआ है, नीट में आता है। हम ये वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ये आपका मान लो, ये आपका पूरा जो ये ऊपर दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन आप मैग्नेटिक फर्स्ट में मानो, तो इससे एक क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा, है ना। वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर, ठीक है भाई। तो मैग्नेटिक इफेक्ट से एक क्वेश्चन आ जाएगा, और मैग्नेटिज्म मैटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है? मैंने ये पूरी एनालिसिस आपको बता दिया। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। ठीक है, चलो आज पढ़ना चालू कर लेते हैं। तो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका बहुत क्लियर सा मतलब है कि करंट फ्लो हो रहा होगा, है ना। ये क्या है? इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है? करंट का। तो एक वायर के अंदर क्या फ्लो हो रहा होगा? करंट फ्लो हो रहा होगा, आई करंट, है ना। उस आई करंट की वजह से उसके चारों तरफ, उसकी सराउंडिंग्स में क्या जनरेट हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। यही तो बात है। ये हमने कब की थी? जब हमने स्टार्ट किया था कि क्यू चार्ज जब भी फ्लो करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसके चारों तरफ दो फील्ड जनरेट होंगे। एक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यहाँ पे इसको डिस्कवर्ड करने वाला एक साइंटिस्ट था। उस साइंटिस्ट का नाम था, डिस्कवर्ड बाय ऑयस्ट्रेड, है ना। ऑयस्ट्रेड नामक एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इसको डिस्कवर किया। देखो यहाँ पे भी लिख रहा होगा, है ना। देखो ये लिख रहा है डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और मैं इस पे टाइम वेस्ट करता रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कोई फायदा है। बस मैंने इतना बता दिया कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया, ऑयस्ट्रेड ने किया। अब इसमें क्यों हम इतना दिमाग लगाए, जब एक भी क्वेश्चन कभी आया ही नहीं है? हम ऑयस्ट्रेड की थ्योरीज क्यों पढ़े बैठ के? ठीक है, तो ये ऑयस्ट्रेड ने डिस्कवर किया था। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब इसने क्या बोला? इसने बोला कि वेन एवर करंट पासिस थ्रू एनी वायर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट, है ना। बहुत सिंपल सी बात इसने बोल दी। क्लियर है? और उसने एक चीज बोली कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस के साथ साथ चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे कम होती जाएगी, पास आते जाओगे बढ़ती जाएगी, और डायरेक्शन भी चेंज होती जाएगी। ठीक है। उसको फिर सही से किसने एक्सप्लेन किया? उसके लिए एक लॉ आया, दैट इज कॉल्ड बायोट्स बायोट्स सोवेंट सोवरेंट्स, बायोसेवरेंट्स लॉ, बायोसेवरेंट सेवरेंट्स लॉ। तो बायोट सेवरेंट्स लॉ क्या कहता है वो आप देखो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट, है ना। इसी से सारे फॉर्मूलेस बनेंगे आगे। तो ये लोग क्या बोलता है कि लेट्स से कोई एक वायर है ना, कोई भी एक वायर है, मैंने बोल दिया एक्स वाई एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। और आई वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at a point P which is at a distance of r having an angle theta, having an angle theta। ठीक है, ये मेरा क्या है? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जो आर डिस्टेंस दूरी पर है ना। और आई करंट फ्लो हो रहा है वायर में, ये निकालना है। मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन है, एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है, मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या करते हैं, पहले वो समझो। इसके लिए हमें ना, करंट तो वेक्टर नहीं है, लेकिन हमें क्या होता है, एक डीएल क्या होता है? डीएल का मतलब लेंथ एलिमेंट, है ना, लेंथ एलिमेंट। हमें एक लेंथ एलिमेंट लेना होता है ना। और इस लेंथ एलिमेंट, ये एक वेक्टर होता है, इसकी डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, इन डायरेक्शन ऑफ करंट। कई बार आईडीएल को मिला के हम करंट एलिमेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आईडीएल का मतलब करंट एलिमेंट, है ना। तो आपको जब भी आइडियल लिखा मिलेगा तो आप क्या बोलोगे? सर ये करंट एलिमेंट है। डीएल भी क्या? लेंथ का एलिमेंट है जो करंट की डायरेक्शन में है ना। तो अब एक बात, इसकी डायरेक्शन भी वही है। अब एक बात समझते हैं, इसने बोला कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो हमने बोला डीबी होगी। अच्छा एक बात, तो जितना करंट ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी या नहीं होगी?
बताओ भाई, इस वायर में करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। अच्छा एक और चीज बताओ, जितना डीएल ज्यादा होगा, लेंथ जितना ज्यादा होगा, फील्ड उतनी ज्यादा होगी। भाई वायर छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगी, ज्यादा है तो ज्यादा बनेगी। अच्छा जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होगी, जितना दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। ठीक है। अब क्या हुआ, हमने देखा कि ये एक वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है। तो हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि साइन ऑफ थीटा, है ना। अब साइन थीटा आते ही आपको कौन सा रूल समझ में आने लगे, क्रॉस या डॉट, क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, साइन थीटा आते ही। साइन थीटा आते ही क्या आने लगेगा, क्रॉस आने लगेगा, है ना। ये समझ में आ रहा है आपको, वेरी गुड। तो इसका मतलब कि सर यहाँ साइन थीटा की वैल्यू है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू है। अब ये साइन, एक सेकेंड, चलो। तो साइन थीटा की वैल्यू, तो इसका मतलब डीबी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, अगर मैं इन चारों को मर्ज कर दूं तो प्रोपोर्शनल हो गया आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हो गया, नहीं हो गया, है ना, हो गया। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ आता है म्यू नॉट बाय 4 पाई। क्या आता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, यही आता है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आपको शायद पता होगा कि 4 पाई क्यों आया है, ये तो आप जानते ही होंगे, है ना। क्योंकि मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ थ्रू आउट द सॉलिड स्फीयर, पूरा सॉलिड बॉडी में, है ना, सारी डायरेक्शंस में। आपको बताया था क्लास में 4 पाई क्यों आता है। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, म्यू नॉट इज नोन बाय द नेम ऑफ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ व्हाट, ऑफ फ्री स्पेस, है ना। एक तरीके से कि कितना कोई स्पेस, कोई मीडियम परमिट कर रहा है, किसको परमिट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने में से पास होने के लिए। ठीक है, जैसे एप्सिलॉन नॉट होता है वो परमिटिविटी होता है, और म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी होता है। क्लियर है। हाँ कि ना। चलो अब एक बात बताओ, ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, रेडीमेड फॉर्मूला आ गया सर। अब इसका दो तीन चीजें देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं। एक तो इसकी यूनिट देख लेते हैं। तो आपको इतना पता है कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्या होती है, टेस्ला, है ना, कार वाली टेस्ला, टेस्ला होती है ना। कौन सी यूनिट होती है टेस्ला, एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट, एसआई यूनिट। ठीक है। एक सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट होती है क्या, कॉस। क्या होती है, कॉस, है ना। और 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ कॉस, है ना। तो ये कन्वर्जन हो गया, 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ कॉस। क्लियर है इतना। अच्छा एक चीज और देख लो, ये तो छोटी छोटी चीज है, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। अब देखो वेक्टर फॉर्म का क्या क्या यूज है। अब आपको पता है डीवी अगर एक वेक्टर है तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, कोई दिक्कत नहीं है सर। आई तो वेक्टर नहीं है, लेकिन मैंने बोला डीएल वेक्टर है, तो पता है क्या होगा, डीएल क्रॉस आर। आर मैंने अपनी मर्जी से लिया है, तो नीचे क्या हो जाएगा, आर क्यूब। ये जानते हो आर और आर क्यूब कैसे आ गया, कैसे आया मैं बताता हूँ। डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर होता है। मैंने आर कैप लगा दिया, और आपको पता है कैप क्या होता है, साइन थीटा भी है। कैप क्या होता है, कैप होता है वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आई डीएल, है ना, ये हो जाएगा आई डीएल, आर को क्या लिख देंगे, वेक्टर, और नीचे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड में 3 पावर हो जाएगी। और इसको हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं फिर, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर। इतना समझ में आ गया, है ना, क्लियर है। मैंने पहले बता दिया आईडीएल क्या है, आईडीएल करंट एलिमेंट है।
अब ये डीएल क्रॉस आर क्या करेगा, तो डीएल क्रॉस आर, इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि भाई ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ये पता है आपको, जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए आपको राइट हैंड थंब रूल आ जाए, तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किससे मिलेगी, इज गिवन बाय, किससे मिलेगी, राइट हैंड थंब रूल से। इतनी चीज क्लियर है, क्या ये समझ में आता है कि डायरेक्शन कौन देगा, क्लियर, कोई डाउट। अब ये क्या कैसे देगा वो देखते हैं। तो डायरेक्शन कैसे मिलेगी, राइट हैंड थंब रूल समझते हैं। राइट हैंड थंब रूल, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि राइट हैंड थंब रूल के सर हम क्रॉस प्रोडक्ट समझ रहे हैं, है ना। वैसे तो हमने पढ़ा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, कब पढ़ा होगा, 11th क्लास वेक्टर्स में, टॉर्क में भी पढ़ा होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है भाई, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप, यही कहता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएल क्रॉस आर। तो राइट हैंड थंब रूल बोलता है कि अगर हम क्या करते हैं कि थंब रिप्रेजेंट, यहाँ पे फिर दो रूल बनते हैं इसमें, आप कैसे भी बना सकते हो। एक तो आप ऐसे बना सकते हो कि थंब से आप रिप्रेजेंट करा दो, थंब से आप रिप्रेजेंट करा दो किसको, करंट को, करंट को। देन देन आपकी जो रोटेटिंग फिंगर्स होंगी, देन रोटेटिंग फिंगर्स, रोटेटिंग फिंगर्स, है ना, जो रोटेटिंग फिंगर्स होंगी वो आपकी क्या शो करेंगी, डायरेक्शन और सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो इसका एग्जांपल करते हैं। अब ये थोड़ा समझना थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देखो कैसे समझ में आएगा। मान लो ये आपका एक करंट का डायरेक्शन है, क्लियर है, करंट आई ऊपर जा रहा है, आई करंट ऊपर जा रहा है, तो मैं राइट हैंड थंब रूल लेके आया, तो देखो आई करंट ऊपर जा रहा है, मैंने थंब रख दिया करंट के डायरेक्शन में। अब मैं अपनी फिंगर्स को रोटेट कर रहा हूँ, है ना, तो फिंगर्स रोटेट हो रही है, तो क्या इस तरीके से एक सर्कल जैसा बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बताओ, बनेगा। अच्छा मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ, तो क्या आपको ऐसे दिखेगा ये सर्कल, ये तो दिखेगा, क्लियर है। अच्छा अब जब फिंगर ऊपर, थंब को हमने ऊपर रखा, तो इस सर्कल का जो रोटेशन होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्या इस सर्कल का रोटेशन इस तरीके से होगा, है ना, पक्का। अब देखो आप जरा दो तीन चीजें दिमाग से लगाओ, कि अब ये ऐसे है तो ये ऐसे होगा, तो ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर अगर मैं बात करता हूं, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज, क्या होगी, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, है ना, पक्का। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कितने नंबर में होंगे, बहुत सारे होंगे, नीचे भी बहुत होंगे, ऊपर भी बहुत होंगे, ऐसे भी तो होंगे, और एक सर्कल इसके बाहर होगा, एक सर्कल इसके और बाहर होगा, है ना, तो बहुत सारे सर्कल्स इसमें बनेंगे, ठीक है। अब आपको एक चीज क्या देखनी है वो समझो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यहां पर क्या डायरेक्शन है, यहां पर, यहां पर, तो आप बोलोगे सर ऐसे सर्कल घूम रहा है, ऐसे, है ना, ऐसे घूम रहा है सर्कल, ऐसे। तो आप जब यहां देखोगे तो सर यहाँ अंदर है, और यहां देखोगे तो कहाँ है, बाहर। भाई देखो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, इनवर्ड,
तो यहाँ की जो डायरेक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ की डायरेक्शन बनेगी सर इनवर्ड। तो इनवर्ड के लिए क्या आता है, क्रॉस आता है। क्या आता है, क्रॉस। और अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आते हुए दिखेगी, तो यहाँ के लिए क्या आएगा, डॉट आएगा। क्या आएगा, डॉट। तो इसका मतलब क्या है, आउटवर्ड। और इसका मतलब क्या है, इनवर्ड। ये कैसे आया, इनवर्ड आउटवर्ड कैसे होता है, आपने एरो देखा होगा, एरो। तो एरो हेड जो होता है, एरो हेड और एरो का टेल, तो एरो टेल का मतलब होता है इनवर्ड। ये हमें पीछे जा रहा होगा तो ये इनवर्ड दिखेगा, पीछे से कैसे दिखेगा, क्रॉस दिखेगा। और ये अगर आगे आ रहा है तो ये कैसे दिखेगा, डॉट दिखेगा। ये कैसा होता है, आउटवर्ड। इतनी चीज समझ में आती है, इनवर्ड आउटवर्ड। हाँ है ना। अच्छा, ये कितने लूप्स होंगे भाई, लूप तो यहाँ भी होगा, लूप तो यहाँ भी होगा, हर पॉइंट पर लूप होंगे। कितने लूप्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स होंगे। क्लियर है। अच्छा, मान लो एक इस तरीके से दे रखा हो हमें, कि वायर दे रखा है सर, ऐसे दे रखा है। हाँ, अब बताओ जरा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मुझसे पूछा है यहाँ बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और यहाँ बताओ करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, बताओ। ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए पॉइंट पर इनवर्ड होगा आउटवर्ड होगा, इन या आउट। बी पॉइंट पर इन या आउट। शेप तो सर्कुलर होगी, बट मैं ए और बी पॉइंट पे पूछ रहा हूँ, ए पर बताओ। ए पर इनवर्ड होगा, ए पर आउटवर्ड होगा, ए पर इनवर्ड होगा। राइट हैंड लगाना है, लेफ्ट हैंड नहीं लगाना। अनिष्का और ज्योति, राइट हैंड यूज करो, राइट हैंड। रोहन का सही है, राइट हैंड यूज करो। क्या करना है, करंट ऐसे जा रहा है, तो आपको अपना थंब पहले ऐसे रखना है ना। थंब रखना है राइट हैंड की डायरेक्शन में, रख दिया मैंने, देखो थंब। और उसको फिर घुमाना है फिंगर्स को। तो ए तो ऊपर है, तो ऊपर से बाहर आ रहा है ना। अपनी तरफ देखो, आप मेरी तरफ मत देखो, आप अपनी तरफ देखो। ए से कहाँ जा रहा है, वो ऐसे वायर रखा है तो ए से बाहर जा रहा है। हाँ है ना। भाई जो पेज है ना, आप उसको एक पेपर को आप मान लो, पेपर के रिस्पेक्ट में बात करो, तो पेपर के रिस्पेक्ट में वो बाहर जा रहा है। ये मान लो एक पेपर है, इसके रिस्पेक्ट में वो बाहर जाएगा, हाँ है ना। और नीचे से वो अंदर चला जाएगा, ऐसे तो घूमेगा, यहां से बाहर यहां से अंदर। तो जो सर्कल बनेगा वो ऐसा बनेगा, है ना। और ये सर्कल का पीछे वाला पार्ट होगा, मैं चलो 3D में थोड़ा ट्राई करता हूँ। ये सर्कल का पीछे वाला पार्ट होगा, देख रहे, डैश डैश किया है मैंने। तो सर्कल ये ऐसे ही जाएगा। तो यहां से ये सर्कल बाहर आता हुआ दिख रहा है, और यहाँ ये अंदर जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आउटवर्ड होगा। क्या होगा, आउटवर्ड। और यहाँ अंदर जा रहा है तो यहाँ क्या होगा, इनवर्ड। सही है, यहाँ इनवर्ड और यहाँ आउटवर्ड। तभी तो सर्कल ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे। क्लियर है। ये 10th क्लास में भी होगा, इसने आपका दिमाग खाया होगा मुझे पता है। लेकिन अभी क्या है, आपको राइट हैंड थंब रूल की अंडरस्टैंडिंग है। चलो मैं एक और तरीका बताता हूँ इसी क्वेश्चन को करने के लिए। उसको बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। अभी पाम रूल क्या कहता है, कुछ नहीं कहता पाम रूल। वो कहता है कि भाई एक काम करो, अपना थंब रखो करंट की डायरेक्शन में, और अपना पाम देखो, पाम दिखता है। अगर आपका पाम जिधर दिख रहा है वो इसकी डायरेक्शन है, तो मान लो मैंने करंट ऐसे रखा। अब आप अपने हाथ से देखो करंट को, करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, आपका जो पाम है वो बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है। पाम मतलब हथेली, ए पॉइंट पर बाहर आ रहा है ना। और बी पॉइंट पर किधर जाएगा, आप ऐसे रखोगे, बी पॉइंट पर किधर जाएगा, अंदर जाएगा, है ना। भाई ए पॉइंट पर आप अपनी फिंगर्स को रखोगे तो आपका जो हथेली है वो बाहर की तरफ है, बी पॉइंट पर किधर है, अंदर की तरफ है। ये कुछ समझ में आया। चलो, बढ़िया, अच्छी बात है।
अच्छी बात है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा। पढ़ा ये है कि भाई डिस्कवर्ड किसने किया? ऑर्स्टेड ने किया। थक गया मैं बोलते बोलते। बायोट सवर्ट्स लॉ क्या होता है? इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। फिर हमने देखा यूनिट, है ना, फॉर्मूला हमने ये देख लिया, ठीक है। ये हमने इसका फॉर्मूला देख लिया। फिर हमने देखी इसकी यूनिट, है ना, तो ये हमने इसकी एसआई यूनिट देख ली, ये इसकी सीजीएस यूनिट देख ली, और ये इसका हमने रिलेशन देख लिया, ठीक है। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने इसका वेक्टर फॉर्म देख लिया। ये इसी पेज में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। ये हमने वेक्टर फॉर्म देख लिया, ठीक है। फिर हमने क्या देखा? क्रॉस प्रोडक्ट, राइट हैंड थंब रूल। फिर हम राइट हैंड थंब रूल देखने गए, है ना, और हमने देखा कि भाई ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कितने लूप्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स होते हैं। और इस तरीके से हम आउटवर्ड इनवर्ड राइट हैंड पाम रूल भी देख लिया हमने। कोई डाउट है तो बताओ इसमें। अंडरस्टैंडिंग और विजुअलाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि मतलब क्या हो रहा है। क्लियर? कोई दुख दर्द परेशानी? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक एक करके हमें तीन चार फिगर्स के लिए निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। और स्ट्रेट कंडक्टर में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इसको पढ़ चुके हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ चुके हो स्ट्रेट कंडक्टर में। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। कैसे? देखो, लेट्स से मान लेते हैं एक स्ट्रेट कंडक्टर है ये, ठीक है भाई। स्ट्रेट कंडक्टर है, इस तरीके से दिया हुआ है, और मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो किसी पी पॉइंट पर निकालनी है, ठीक है, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ आर। जो आर हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री पर होगा। क्या आपको याद है कि मैंने ये ऐसा डेरिवेशन पहले कभी कराया है? इसको बोलते थे थीटा 1, और इसको बोलते थे थीटा 2, है ना। और ये इसको क्या बोलते थे? ये लाइन क्या थी? रेफरेंस लाइन। और मैंने आपको बताया था थीटा 1 थीटा 2 मेजर करने का तरीका बहुत फिक्स है। एंगल जो मेजर होगा, एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम रेफरेंस लाइन। थीटा 1 किस डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉक। और थीटा 2 किस डायरेक्शन में होगा? क्लॉक। ये याद है? याद है नहीं याद है? ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम भी किया था। उस तरीके से इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा बी इज इक्वल्स टू μ0/4 पाई आई ओवर आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। मैं इसका डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? आप जानते हो, क्योंकि हम इसका डेरिवेशन ऑलरेडी किस में कर चुके हैं? इसका डेरिवेशन ऑलरेडी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कर चुके हैं, है ना। तो अब मैं इसका डेरिवेशन तो नहीं कराऊंगा। याद है क्या फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड में? इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला था E इज इक्वल्स टू के लेमडा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये फॉर्मूला था। जस्ट 1 सेकेंड। क्या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरीके से फॉर्मूला पढ़ा हुआ था? है ना।
तो हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैंने आपको तब भी बताया था कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव करवा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्राइव नहीं करवाऊंगा। सही है बेटा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सिमिलर तरीके से हम इसका डेरिवेशन करते हैं। अब इसमें कुछ केस बनते हैं, वो केस देखते हैं। केस नंबर फर्स्ट, इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर आपको शायद याद होगा फॉर्मूला। इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है। पहले एक काम करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, इस फिगर को। है ना, इनफाइनाइट वायर का मतलब होता है सर कि आप एक काम करो कि थीटा वन की वैल्यू कितनी कर दो इनफाइनाइट में, कितनी कर दो थीटा वन 90, और थीटा टू भी कितना कर दो 90। यही तो होता है इनफाइनाइट। तो बी कितना आ जाएगा सर, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ओवर आर साइन 90 प्लस साइन 90। हाँ कि ना, तो बी कितना, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई ओवर आर, ये हो जाएगा। याद है, याद है। एक और केस, केस सेकंड। अब तो देखो सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट वायर। तो सेमी इनफाइनाइट, चलो एक बार फिर से सर सेम डायग्राम बना लेते हैं। बट हमें इतना पता है कि इस डायग्राम में इस बार हमें पता है कि नीचे वाली साइड नहीं है, है ना। क्या चेंजेस आएंगे, ये नहीं होगा ना। तो थीटा टू कितना हो जाएगा, थीटा वन तो सर 90 हो जाएगा, और थीटा टू कितना हो जाएगा 0। याद है, थीटा वन तो 90 हो जाएगा, थीटा टू 0। तो बी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ओवर आर साइन 90 प्लस साइन 0। तो क्या बचेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ओवर आर, ये बचेगा। हाँ कि ना। अच्छा, मैंने एक चीज नहीं बताई, कि जो म्यू नॉट बाय 4 पाई है, इसकी वैल्यू कितनी होती है। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। कितनी होती है, 10⁻⁻⁷, है ना। तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट क्या होगी बताओ। बताओ इसकी यूनिट, चलो मैं लिख देता हूँ, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, है ना। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है, ये म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷। ठीक है भाई। चलो, तो ये हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ओवर आर। दो केस हो गए, सेमी इनफाइनाइट का हो गया, इनफाइनाइट का हो गया। अब अगर दोनों थीटा सेम हो जाए, मान लो केस थ्री ऐसे आ जाए, मान लो केस थ्री ऐसे आ जाए, कैसे आ जाए कि सर, केस थ्री आ जाए कि सिमेट्रिक आ जाए। सिमेट्रिक वायर में थीटा और थीटा क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, थीटा वन थीटा टू किसके इक्वल, थीटा के इक्वल, है ना। ऐसा हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये हो जाएगा 2 आई साइन थीटा ओवर आर, है ना। क्लियर है। अच्छा, एक और चीज, एक और केस देखते हैं। केस नंबर फोर्थ, एट एक्सिस ऑफ वायर, एट एक्सिस ऑफ वायर। अगर वायर के एक्सिस पर ही आ जाए तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा दोनों। थीटा वन और थीटा टू एक्सिस पर वायर के पर 0 हो जाएंगे। पी पॉइंट एक्सिस पर ही पहुंच गया तो एंगल बनेगा ही नहीं। तो बी कितना हो जाएगा, sin 0 प्लस sin 0, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एट द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट एक्सिस ऑफ वायर, एट एक्सिस ऑफ वायर बी इज 0, मैग्नेटिक फील्ड इज 0। काफी 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 इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ये क्वेश्चंस में बहुत यूज होगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। बाकी मैं थीटा की वैल्यू देता रहूं 30 40, तो आप मतलब क्वेश्चन
खत्म कर दोगे, कुछ बचेगा नहीं इसमें, है ना? कोई डाउट है तो बताओ। जैसे मान लो मैं अगर ऐसे दे दूं, ये मैं, चलो दे ही देता हूँ एक क्वेश्चन, तो भाई ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि सर एक काम करते हैं कि ये ना कुछ वैल्यूज चेंज कर देते हैं, ये वैल्यू दे देते हैं 60 डिग्री, है ना, और ये वैल्यू दे देते हैं 30 डिग्री, ठीक है, ये हटा दो अब यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, और जो डिस्टेंस है वो दे देते हैं 1 मीटर। तो अब मैग्नेटिक फील्ड बता दो, करंट जा रहा है इसके अंदर 2 एम्पियर, क्या होगा बताओ, आंसर बताओ। सॉल्व करो, क्या आंसर होने वाला है? बताओ भाई क्या आंसर आएगा। म्यू 0/4 पाई I/R sin θ1 प्लस sin θ2, 10⁻⁻⁷ 2 एम्पियर करंट 1 मीटर डिस्टेंस, sin 60 प्लस sin 30, है ना? क्या सॉल्व करूं इनसे, ये तो √3 + 1 इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला। कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई भी दुख दर्द परेशानी हो तो आप संपर्क कर सकते हो फिलहाल के लिए। मैं चलो इसके कुछ शीट के क्वेश्चन देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। वी आर इन क्लास 12, और क्लास 12 में हम चलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में हम चलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें हम चलते हैं डीपीपी। आज मैं इसकी मॉड्यूल अपलोड कर दूँ। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन, देयर इज नो डीपीपी एट ऑल। एक बार एच डब्ल्यू चेक कर लेते हैं, अच्छा सी डब्ल्यू ही नहीं है, एच डब्ल्यू सी डब्ल्यू मॉड्यूल, मॉड्यूल, वी कैन गो फॉर मॉड्यूल, मॉड्यूल से कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलो भाई, स्ट्रेट वायर क्वेश्चन, करो भाई करो, ये मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 3 ऑफ द मॉड्यूल। मुझे पता है इन क्वेश्चंस को आप अभी घुमा घुमा कर मारोगे, करो भाई सॉल्व। क्या आएगा बताओ। मैं ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी। पोल आपकी स्क्रीन के ऊपर पोलिंग करवाते हैं, चलो। पोल्स पोल्स पोल्स,
ए बी सी डी, कर दिया भाई लॉन्च, ए बी सी डी। ए बी सी डी होल लाइव है, डी ऑप्शन। किसने कर दिया, एक वो चेक करें। ए बी सी डी, एक आया डी। देखो एक बात बताओ, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो मुझे इतना पता चल रहा है कि इसमें ना एक वायर की वजह से पहले निकाल लेते हैं। तो आपको पता है एक वायर ऐसे है तो उससे स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी, है ना। और ये हो गए दो एंड कॉर्नर्स। अब ये एंगल कितना होगा, क्या ये 60 होगा और ये भी 60 होगा, है ना। पता चल गया। अच्छा तो एक की वजह से निकालने पहले। तो एक की वजह से क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, V1 निकाले थे, म्यू नॉट बाय 4 पाई I/R, I/R क्या होगा, साइन 60 प्लस साइन 60, 2 साइन 60, है ना, यही होगा 2 साइन 60 पक्का। तो क्या ये सॉल्व करो जरा, साइन 60 कितना होता है। साइन 60, अच्छा एक चीज और देखो, ये जो ट्राइंगल है इसकी ये वाली साइड भी निकालनी पड़ेगी, ये एंगल 60 है ना, ये हाफ हो जाएगा A/2, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये भी तो निकालना पड़ेगा। क्या ये अगर x है, ये r है, तो ये क्या r A रूट कितना हो जाएगा, r A/2√3 हो जाएगी। साइन 60 कॉस 60 यूज करके निकाल लोगे। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई I/A/2√3, 2 साइन 60, 2 इंटू साइन 60 कितना होता है, साइन 60 बताओ कितना होता है, √3/2 हो जाएगा, हाँ कि ना। अब एक चीज देखो, अब थोड़ा एक चीज देखो कि एक वायर ऐसे, एक वायर ऐसे और एक वायर ऐसे, यही तो है, करंट ऐसे जा रहा है। अब इसकी वजह से डायरेक्शन देखते हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग या तो प्लस करना होगा या माइनस करना होगा। तो राइट हैंड थंब रूल, इसकी वजह से ऊपर निकालना है इनवर्ड, इसकी वजह से भी ऊपर निकालना है इनवर्ड, और इसकी वजह से भी ऊपर निकालना है इनवर्ड। तो सबकी वजह से इनवर्ड है, देख लो जरा, राइट हैंड थंब रूल भी लगा लो, ऐसे ही तो घूमेगा सब, सबकी वजह से इनवर्ड। और सारे वैल्यूज B1 = B2 = B3 होगा। तो हम बी नेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, B1 + B2 + B3, क्योंकि सब इनवर्ड है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। और ये तीनों इक्वल हैं तो 3B1 लिख दूं, हाँ कि ना। इसको जब मैं 3 टाइम्स करूंगा तो मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ सॉल्व करके। फाइनल आंसर आएगा 9 म्यू नॉट I/2 पाई। ये आ जाएगा बी नेट, तो दिस इज ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट। कुछ बात समझ में आई। इन्वर्ट दोबारा, ठीक है, इन्वर्ट दोबारा, इन्वर्ट दोबारा देखते कैसे। देखो आपका वायर पहले नीचे वाले ट्राइंगल का नीचे वाला वायर देखो, राइट हैंड ऐसे ऊपर निकालना है या नीचे निकालना है, ऊपर निकालना है। पाम किधर है, अंदर, मुझसे दूर है, अंदर है, पेज के अंदर जा रही है, नहीं तो ऐसे घुमा लो, तो अंदर ही तो घूम रहा है, ऊपर ऊपर की डायरेक्शन में अंदर घूम रहा है। फिर करंट ऐसे रखा, इस वाली राइट हैंड वाली जो साइड है, इस वाली साइड पे देख रहे हैं हम, इस वाली साइड पे ऐसे रखा। मुझे इधर निकालना है, इधर निकालना, इधर निकालना है। तो देखो मैंने पाम को अंदर शिफ्ट किया, अंदर जा रही है तो अंदर। फिर मैं इस पे निकालता हूँ, करंट ऐसे रखा, मुझे यहाँ निकालना है, किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है पाम, ठीक है, क्लियर है, हाँ है ना। चलो एक क्वेश्चन और करो, अब ये क्वेश्चन आप अपने आप से सॉल्व करो,
ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने आप से सॉल्व करो। Solve this question. Two long wires are kept along x and y axis and carries current I and I. Find magnetic field at 0, 0 t. 0, 0 d. बताओ भाई, डी कहाँ होगा? डी होगा इन दोनों से ऊपर, क्योंकि वो जेड एक्सिस में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। इसकी वजह से यहाँ पर इस निकालेंगे, तो ऐसे ऊपर जा रहा है करंट, तो इसकी वजह से यहाँ पर है ना, तो इधर जाएगा। इसकी वजह से निकालेंगे तो यहाँ पर नीचे जाएगा। देखो दिमाग लगाओ, कैसे क्या करोगे, लगाओ दिमाग लगाओ। देखो एक बात देखो, अभी मैं एक बात मान लू कि जेड पॉइंट, मान लो थोड़ी देर के लिए कि जेड पॉइंट कहीं कहीं होगा। मान लो जेड पॉइंट ना इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ पर कहीं ये होगा डी पॉइंट जेड एक्सिस में, आके ना। तो ये वाला, ये इनफाइनाइट जा रहा है ऊपर, और इधर भी इनफाइनाइट जा रहा है। तो जो बी वन आने वाला है, बी वन बी वाई की वजह से जो आने वाला है ना, बी वन जो आने वाला है वो आने वाला है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 i/r, 2 i/d है ना, 2 i/d। अब इसकी डायरेक्शन देखो, बी टू भी यही आएगा, वैल्यू तो दोनों की सेम आएगी क्योंकि दोनों इनफाइनाइट वायर हैं। अब डायरेक्शन देखो बेटा, करंट ऊपर जा रहा है, फर्स्ट ऊपर वाले वायर को देखो, करंट ऊपर जा रहा है और मुझे यहां निकालना है, दिख रहा है पॉइंट। तो आपका सर्कल ऐसे घूमेगा ना, राइट हैंड का सर्कल ऐसे घूमेगा, हाँ क्या ना। तो यहाँ पर लेफ्ट में जाएगा, यहाँ पर कहा जाएगा राइट में। तो एक मैग्नेटिक फील्ड मेरी जा रही है राइट में, क्लियर है, दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे घूमेगा तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इधर जाएगा, ऐसे सर्कल घूमेगा तो इस पॉइंट पे इधर जाएगा राइट में। अब इसकी वजह से देखो ऐसे, तो सर्कल कैसे घूमेगा, इसका सर्कल ऐसे घूमेगा, है ना। मुझे डी पॉइंट पे निकालना है, मुझे यहाँ निकालना है, डी पॉइंट यही तो है, इसकी वजह से डी पॉइंट यहाँ है। तो यहाँ किधर जाएगा, ऐसे सर्कल घूमा तो यहाँ नीचे जाएगा, तो मेरा सेकंड जाएगा नीचे, हाँ कि ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी को या तो मैं लिख दू बी आई कैप माइनस बी जे कैप, या तो ऐसे लिख दू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 i/d आई कैप माइनस जे कैप। ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गया। जीरो नहीं होगा बेटा, दोनों 90 डिग्री पर हैं, एक लेफ्ट में एक डाउनवर्ड। जीरो कैसे हो सकता है, आप थोड़ा इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करो कि एक ऊपर जाएगा तो ऐसे घूमेगा तो यहाँ पर लेफ्ट में जाएगा राइट में, और एक ऐसे जा रहा है तो यहाँ घूमेगा तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। और अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2√2 आई कैप बाय डी, ये आ जाएगा, हाँ कि ना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना बहुत है, आज मैग्नेटिक इफेक्ट स्टार्ट हो गए, स्ट्रेट वायर के केस हमने किए, कल हम सर्कुलर कॉइल और भी सारे केस करेंगे, ठीक है। कल नहीं मतलब फ्राइडे नहीं, सैटरडे को जब भी क्लास हो। क्लियर, क्लियर है। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं कल की क्लास में, मैं ये नोट्स अभी शेयर कर दूंगा, मॉड्यूल भी शेयर कर दूंगा, ठीक, ठीक है, बाय बाय, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।